हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वन शॉट लेकर आई हूँ। ये एक चोंगयुन स्टोरी है, मतलब क्रॉसओवर शियानवांग, जिसमें हम जानगा को जी चोंग के रूप में देखेंगे और यिवोगा को शेयुन के। और काफ़ी हद तक मेरी ही इमेजिनेशन है। वैसे इसे सजेस्ट अंजलि ने किया था, तो चलिए इस स्टोरी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 10 साल के लड़के से। काफ़ी होनहार और पढ़ाकू लड़का। वो अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसके हाथ एक किताब लगती है जिसमें काफ़ी सारी हिस्ट्री की कहानियाँ लिखी हुई थी। तो वो उसे पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है किसी रिचुअल के बारे में जो सभी क्लान्स साल में एक बार करते थे। इस दुनिया में 5 बड़े बड़े क्लान्स थे, तो हर साल एक क्लान की तरफ से एक बलि दी जाती थी। 10 साल के शेन को ये सब काफ़ी अजीब और इंटरेस्टिंग लगा, तो वो इसके बारे में पूछने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गया, अपनी जुड़वा बहन को बगल में सोते हुए छोड़कर। वैसे रात हो चुकी थी, पर शेयन के माता पिता अभी भी गार्डन में थे। शेयन ने जब उस तरफ जाकर देखा, वहाँ पर कुछ मोमबत्तियाँ जलती हुई देखी, कुछ ड्राइंग्स देखी। वो काफ़ी हद तक उस किताब की ड्राइंग से सिमिलर लग रही थी। तो शेयन चुपके से देखने लगा कि उसके माता पिता कर क्या रहे हैं। उसके माता पिता ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, जैसे कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो। उनके साथ साथ लगभग वहाँ के सभी घरों में लगभग यही चल रहा था। हर आंगन में सभी के माता पिता दिखाई दे रहे थे। जितने भी शेयन के दोस्त थे, उसके भाई बंधु थे, बेसिकली सभी लोग वही बलि वाला रिचुअल कर रहे थे। रिचुअल ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें समेट ली। जिस क्लॉथ पर वो ड्राइंग बनी हुई थी, उस क्लॉथ को फोल्ड करते हुए शेयन की मदर बोली, इस बार हमारी शेख क्लान का नंबर था, इसलिए बड़े भाई ने अपनी बेटी को बलि के लिए भेज दिया। शेयन को ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा। उसकी चिचिए, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सोचकर ही शेयन डिस्टर्ब हो गया था। पर अगला झटका उससे भी बड़ा था। उसके पिता कह रहे थे, शुक्र है हमें शेयन बचपन में ही मिल गया, इसलिए 5 साल बाद जब हमारे परिवार का नंबर होगा, तब हम अपनी बेटी की जगह पर बलि दे सकते हैं। 5 साल बाद शेयन बिल्कुल 16 साल का हो जाएगा, तो हम सू की जगह उसे बलि के लिए भेज देंगे। एक ही झटके में शेयन की पूरी दुनिया घूम गई। उसे पता चला कि उसकी जिए, जिसे वो बहुत पसंद करता था, वो शायद मर चुकी है। दूसरा, जिन माता पिता को वो अपना समझता था, वो तो उसके थे ही नहीं। और पता नहीं वो उसे कहाँ से उठा कर लाए थे और उसे बलि देने के लिए पाल रहे थे। ये सब इतना ज़्यादा था कि शेयन के पैर जवाब दे गए। वो वहीं बैठ गया, तो वहाँ थोड़ी सी आवाज़ हुई और उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में बिल्कुल वो लुक था जैसे कसाई की आंखों में होता है जब वो अपने पसंदीदा बकरे को देखता है, क्योंकि वो उसे खिला पिला कर एक दिन काटने वाला होता है। शेयन कुछ नहीं बोला, वापस आकर अपनी बहन के बगल में सो गया। उसके माता पिता ने भी फिर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। पर जो शेयन अब तक बहुत खुश रहा करता था, अटखेलियाँ खेला करता था, वो कहीं गुम हो गया। ये नया शेयन बिल्कुल चुपचाप रहने लगा। उसकी बहन उसे खुश रखने की काफ़ी कोशिश करती, पर कुछ काम ना आया। ऐसे ही और 5 साल बीत गए। छठवीं बारी फिर से शेख लान की थी। शेयन बलि की रस्म के लिए बिल्कुल तैयार था। ये सब उसके घर में एक फंक्शन की तरह मनाया जा रहा था। हर साल की तरह कपड़े पर रिचुअल नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जिसके बाद शेयन को सफ़ेद कपड़े पहनने थे। पर शेयन ने पूरा लाल जोड़ा पहन लिया, जैसे उसकी मौत नहीं, शादी हो रही हो। हमेशा की तरह जैसे बाकी के बलि, शेयन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने खुशी खुशी सबको अलविदा किया। उसका भाई तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था, पर वांगजी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुराया, सबकी तरफ देखा
और फिर आगे चलने लगा। परिवार से अलविदा कहकर शेयुन चलते चलते पहाड़ों पर पहुंचा, जहां उसे एक गुफा में जाना था। वैसे हमेशा बलि दी जाने वाली लड़की कभी ब्राइड के कपड़ों में नहीं होती थी। वो सिंपल से कपड़े पहनकर ऐसे उस टनल में घुसती थी जैसे वो आत्महत्या करने जा रही हो। वो लड़कियां रोती थी, उसे पसंद करने वाले भी रोते थे, पर ये उनकी किस्मत थी। उन्हें ज़बरदस्ती उस गुफा में ले जाकर फेंक दिया जाता था, जैसे किसी दानव को खिलाया जा रहा हो। सच भी यही था। हजारों साल पहले दानवों के राजा ने इंसानी राजाओं के साथ एक समझौता किया था, जिसके अनुसार हर साल एक इंसान को दानव के राजा को बलि के तौर पर खिलाने के लिए दिया जाएगा। मतलब उस इंसान को दानव का राजा खा जाएगा। उसके बाद दानवों ने इंसानी दुनिया पर आक्रमण करना बंद कर दिया और इंसान खुशी खुशी रहने लगे। बस 5 साल में एक बार किसी एक क्लान के एक 16 साल के बच्चे को बलि के रूप में दिया जाने लगा और बाकी सभी खुशी खुशी रहने लगे। अब वांगजी उस गुफा के अंदर जाने लगा। उसके हाथों और पैरों में बेड़ियाँ थी, जिससे वो कहीं भाग ना जाए। वो गुफा के अंदर अंदर चलता गया जैसे वो एक बहुत बड़ा टनल हो। चलते चलते वो कई बार थक गया। उसे रुकने का मन किया, पर रुकने का क्या फ़ायदा अगर उसकी ज़िंदगी जाने से इंसानियत की रक्षा हो सकती है तो यही सही। वैसे भी उसकी ज़िंदगी का मकसद तो यही था। तो शेयुन बस चलता गया चलता गया चलता गया, जब तक कि उसे दूसरा छोर नहीं मिला। उसने जैसे ही उस टनल से बाहर आकर देखा तो वो बिल्कुल ही अलग दुनिया में था। वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, जिन्हें इंसानों के जैसे हाथ पैर भी थे। बस उनकी शक्लें, पूंछ, सींग या हाथ पाँव किसी जानवर से मेल खाते थे। शेयन को इस जगह पर काफ़ी गर्मी लग रही थी, पर वो उन डीमन से बात करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी वहाँ पर कुछ हद से भी ज़्यादा लंबे लोग आए, जिनका चेहरा देखने के चक्कर में शेयन की गर्दन में मोच आती, फिर भी उनका चेहरा दिखाई नहीं देता। उन लोगों ने आकर शेयन को उसके चेन से पकड़कर सीधा उठा लिया और अपने साथ उड़ा ले गए। शेयन ना तो छटपटाया ना रोया, बस उसने अपनी चेन्स कसकर पकड़ ली ताकि वो गिरे नहीं, ना ही उसे चोट आए, और वो मज़े से नीचे का नज़ारा देखते हुए उन डीमंस के साथ उड़ने लगा। जाते हुए वो नीचे का नज़ारा देख रहा था। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस थे। कुछ नाटे थे, कुछ पतले थे, कुछ मोटे थे, कुछ लंबे थे। जैसे जैसे वो पैलेस के करीब जा रहा था, डीमंस के घरों के आकार बढ़ रहे थे, साथ में डीमंस के भी। मतलब अब बड़े बड़े डीमंस और बड़े बड़े घर दिखाई देने लगे थे, पर सभी के चेहरे किसी जानवर से मिलते थे। मतलब वो उस तरह के डीमन थे। आखिरकार शेयुन डीमन पैलेस में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो दो लोगों ने गेट पर रुककर शेयुन को आगे जाने के लिए कहा। शेयुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बिल्कुल नाक की सीध में चलते हुए आगे चलता गया जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे जाते। अंत में उसे बहुत बड़ा सिंहासन दिखाई दिया। उस पर डेमन किंग बैठा हुआ था। शेयुन उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि उसकी शक्ल जंगल के राजा लायन से मिलती थी। शेयुन ने लायन किंग को देखते ही तुरंत प्रणाम किया। लायन किंग सभी डीमन से बहुत बड़ा था। शेयुन की हाइट तो लायन किंग के घुटने से भी नीचे थी। मतलब वो उसे एक झटके में अपने पंजे में पकड़ सकता था। तभी वहाँ पर एक और बंदा आया, जो शायद से किंग का सर्वेंट होगा। उसने आते ही कहा, तुम इतने दुबले पतले हो, तुमसे तो किंग का पेट भी नहीं भरेगा। क्या इंसानी दुनिया में अकाल पड़ गया है? मोटे ताजे लड़कियों को भेजने के बजाय तुम्हारे जैसे दुबले पतले लड़कों को भेज रहे हैं। शेयुन इस पर कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि किंग का सर्वेंट भी हाइट में उससे 3 गुना तो होगा ही होगा। पर तभी किंग उठे और उठते ही गए। मतलब जब तक वो खड़े हुए, शेयुन बस शॉक होकर देखता रहा कि ये किंग है कितना लंबा। शेयुन के ऊपर एक और शेयुन भी बैठ जाए ना, तो भी उसके घुटने को ना छू पाए। पर इस तरफ
किंग ने बुरी तरह से शेयन को इग्नोर मार दिया। वैसे भी शेयन को क्या लगा था, किंग भागते भागते आएंगे, मेरा खाना आ गया, मेरा खाना आ गया कह के, और उसे फटाक से उठा के मुंह में डाल लेंगे। ऐसा कहाँ होता है। किंग ने अब अपने सर्वेंट से कह दिया कि शेयन को उसके चैम्बर में भेज दिया जाए। अब शेयन सोचने लगा, अच्छा तो किंग मुझे अपने चैम्बर में ले जाकर खाना चाहते हैं। पता नहीं उन्हें इंसान कैसे खाना पसंद है, फ्राई करके या फिर रोस्ट करके। फिर वो खुद को चपेट मार के सोचने लगा, आज उसका दुनिया में आखिरी दिन है, वो इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहा है। उसे ये सोचना चाहिए, खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि किंग के टेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। पर ऐसा लग रहा था कि किंग बाकी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि वो चैम्बर में जल्दी लौटे ही नहीं। अचानक से शेयन का बचपन वाला नटखट रूप सामने आया। उसने सोचा क्यों न मरने से पहले थोड़ी सी मस्ती की जाए, घूमा फिरा जाए। वैसे भी वो रोज़ रोज़ तो डीमन किंग के महल में कहाँ आता है। चैम्बर की दरवाज़ा, दीवारें इतने बड़े बड़े थे, शेयन अपनी पूरी जी जान भी लगा दे तो टस से मस नहीं होंगे। पर शेयन को दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत है, जब वो दरवाजे के नीचे से निकल सकता है। अब शेयन उसी तरह से दरवाजे के नीचे से निकल कर आया और वही घूमने लगा। जब किंग रात को लौटे तो उन्होंने अपने सैक्रिफिशियल इंसान को वहाँ पर नहीं देखा, तो किंग उसे इधर उधर ढूंढने लगे। इधर शेयन कितनी मुश्किल से, कितना चल कर, चढ़ चढ़ा कर आखिरकार गैलरी में आकर बैठा था, बाहर का नज़ारा देख रहा था। वैसे वहाँ पर चलने वाली हवा से भी वो उड़कर नीचे गिर सकता था, पर उसने खुद को संभाल लिया। पर संभालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर से पीछे से एक बार बहुत बड़ी हवा चली और शेयन सच में अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगा। शेयन को बड़ा बुरा लगा, ना तो उसकी ज़िंदगी का किंग के लिए कोई फ़ायदा हुआ, ना ही ह्यूमन रेस के लिए। अभी तो बस वो गिरकर मर जाएगा। लेकिन वो गिरा तो बिल्कुल एक सॉफ्ट सी जगह पर। तब उसने आंखें खोलकर देखा, उस चीज़ को टटोला जहाँ पर वो गिरा था, कूद कर देखा। फिर जब वो मुड़ा तो उसने अपने पीछे दो बड़ी बड़ी आंखें पाई। वो जहाँ पर गिरा था वो किंग का पंजा था। पीछे किंग को देखकर शेयन मुस्कुराया, क्योंकि वैसे भी इस डीमन लैंड में उसे आग और राख के सिवा और कुछ देखने को मिला ही नहीं था। तो किंग ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शेयन ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो हवा खाने के लिए आया था। क्या, किंग ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, जाकर चैम्बर में मेरा इंतज़ार करो। शेयन ने कहा, अच्छा आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। किंग ने पूछा, कैसा प्रिपरेशन। तो शेयन ने कहा, मुझे खाने के लिए। किंग ने शॉक होकर शेयन की तरफ देखा, जो बंदा खुद को टेस्टी बनाने की बात कर रहा था। किंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या। तो शेयन ने कहा, हाँ आपको मुझे खाना है तो आप मुझे टेस्टी बनाकर खाओगे ना। कुछ पलों के लिए तो किंग की बोलती ही बंद हो गई। उसने पहली बार ऐसा इंसान देखा था जो ना तो उससे डर रहा था, ना ही जान की भीख मांग रहा था, उल्टा खुद को रोस्ट करने की बात कर रहा था। वैसे तो शेयन किंग के सामने एक चूहे बराबर था, उसे खाने से किंग का क्या ही पेट भरेगा। वैसे तो ये पिद्दी सा इंसान किंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसे वो उसे अपना पेट बनाना चाहते हो। पर किंग ने खुद को इस अर्ज पर काबू किया और शेयन को एक होल दिखाया। वो पैलेस इतना बड़ा था कि शेयन के आकार का होल भी वहाँ पर एक चूहे के बिल जैसा ही लग रहा था, जिस पर शायद किसी की नज़र ना जाती हो। अब किंग ने शेयन को वहाँ से जाने के लिए कहा, तो शेयन ने साफ इनकार कर दिया। किंग ने सरप्राइज होकर कहा, क्यों, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर में मेरा सर्वेंट चांसलर आते होंगे। शेयन ने कहा, पर मैं नहीं जाना चाहता, वैसे भी वहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है, वो लोगों ने मुझे बलि देने के लिए ही पाला था, मैं उनके पास वापस कैसे जा सकता हूँ। बेहतर होगा आप मुझे खा लो, आपको थोड़ी सी टेस्ट भी मिलेगी और मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। किंग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अब तक जितने भी लोग उसके पास आते थे वो रोते रहते थे, जान की भीख मांगते थे, लेकिन ये बंदा तो कुछ अजीब सा है। तो किंग ने शेयन से आगे कुछ नहीं कहा
बस उसे ले जाकर अपने बेड पर रख दिया। रात हो गई थी, किंग को आराम करना था, लेकिन शेयन को नींद नहीं आ रही थी। एक तो वो पूरा बेड उसके लिए किसी स्टेडियम से कम नहीं था। उसके लिए तो किंग का तकिया भी किंग साइज बेड बनता। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सोना कहाँ चाहिए। उसके लिए तो तकिया ही काफ़ी होता। ऊपर से किंग बिना ब्लैंकेट के सो रहे थे। शेन को तो कंबल ओढ़ने की आदत थी, तकिया लेने की आदत थी। पता नहीं वो कैसे सो पाता। खैर, किंग तो अब खर्राटे मारने लगे थे और इधर शेन को नींद नहीं आ रही थी, ना ही वो सोने के लिए सही जगह ढूंढ पा रहा था। वो डर रहा था कि वो किंग का खाना बने बिना किसी हादसे का शिकार न हो जाए, जैसे कि किंग के हाथ या पैर के नीचे आकर कुचल जाना, या फिर इस कंबल या तकिए के नीचे आकर घुटकर मर जाना। तो वो घूमता रहा और काफ़ी देर बाद उसे एक परफेक्ट जगह मिल गई जो उसके लिए तकिया और कंबल दोनों बन सकती थी। तो शेयून उस चीज़ में घुसकर सो गया। अगली सुबह जब जब किंग की नींद खुली, उन्होंने सबसे पहले शेयून को ढूंढा, पर वो तो उन्हें मिला ही नहीं। किंग ने तकिए उलट पलट करके देखे, ब्लैंकेट हटाकर देखा, पर शेयून कहीं भी नहीं था। वैसे तो वो पहले कभी अपने बलि को इस कमरे में नहीं लाए थे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं आ रहा था कि वो पिद्दी सा इंसान कहाँ गया होगा। पर अचानक से किंग को कुछ अलग ही सेंसेशन हुआ। अलग मतलब बहुत अलग। तो किंग ने तुरंत अपनी पूंछ उठाकर देखी, जहाँ पर शेयून किंग के पूंछ के बालों से नीचे गिर गया। इधर शेयून जोर से नीचे गिरकर सपने से खटाक से उठकर चिल्लाया, डेमन किंग की जय। वैसे ये शेयून की आदत थी, मतलब हमेशा ये बातें वो अपने दिमाग में सोचता रहता था कि वो एक ना एक दिन डेमन किंग का सामना करेगा, उन्हें ग्रीट करेगा। इसलिए आधी नींद में वो ये बोल दिया। पर दूसरी तरफ किंग उसे संभालने की बजाय, उसे कुछ कहने की बजाय दुम दबाकर भाग गए। उन्हें ऐसा सेंसेशन पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, इसलिए तो उनका कोई मेट नहीं था, क्योंकि उन्हें किसी को भी देखकर फीलिंग्स नहीं आती थी, और ये चूहे जैसे इंसान ने उनके अंदर फीलिंग्स पैदा कर दी थी, वैसी वाली। अब लगभग दोपहर का वक्त था। किंग के दिए हुए एक ग्रेप ने शेयन को नशा हो गया था। वो लगभग टल्ली होकर वहीं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पर अचानक से एक सर्वेंट ने आकर शेयन को अपने साथ आने के लिए कहा। शेयन उसी हालत में उस सर्वेंट के पीछे पीछे राज दरबार की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर उसे पता चला चांसलर और किंग के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। चांसलर किंग से कह रहा था कि उसे ह्यूमन के प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए, और किंग कह रहे थे कि वो इस ह्यूमन को अपना कॉन्सोर्ट बनाना चाहते हैं, क्वीन बनाना चाहते हैं। शेयन को ये तो समझ नहीं आया कि वहाँ बातचीत क्या चल रही है। किंग को देखकर ताली बजाने लगा, उनकी जय जयकार करने लगा। एक तरफ तो किंग शॉक में था कि शेयन को हुआ क्या है, दूसरी तरफ शेयन को सीढ़ी मारता ताली बजाता देखकर पता नहीं क्यों बाकी की सब्जेक्ट भी तालियां बजाने लगी। शेयन की चिल्लम-चिल्ली सुनकर वो भी इस बात से एग्री करने लगे कि उनके किंग कितने महान हैं, और एकाएक से माहौल ऐसा बन गया कि किंग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चांसलर का कुछ न चला, वो इस बात से राज़ी भी नहीं हो सकता था। तो चांसलर ने सीधा किंग के मुंह पर गुस्सा करते हुए ये कह दिया कि जब तक ये ह्यूमन अपने आप को वर्दी प्रूफ नहीं करेगा, वो इसे अपनी क्वीन नहीं मानेगा। इधर शेयन तो पहले से ही होश में नहीं था। किंग ने उसे अपने करीब आने के लिए कहा, तो शेयन भी डगमगाते कदमों से ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार किंग के कदमों के पास जाकर खड़ा हुआ। किंग ने उसे उठाया, उसे एक हाथ पर लिया और दूसरा हाथ शेयन के सामने पकड़ा। शेयन को समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। उसने बस आगे झुककर किंग के एक उंगली को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे किस किया। वहाँ बैठे सभी लोगों को ऐसे लगा कि शेयन ने किंग का खून पिया है। शेयन को वापस से किंग के चैम्बर में छोड़ दिया गया। उसे तो अभी तक समझ नहीं आया था कि जो कांड अभी वो करके आया है उसे डिमॉन वर्ल्ड में शादी कहते हैं। कहाँ वो किंग का खाना बनने के लिए जा रहा था और कहाँ उनका मेड बन गया।
एक ह्यूमन जो मतलब मुश्किल से किंग के हाथ में आ जाता है, वो उनके हायर पैदा करने वाला है। खैर, शेयुन बिना कुछ सोचे तकिए के एक सिलवट पर जाकर बैठ गया। उस रात जब किंग वापस आए तो शेयुन उनसे झगड़ा करने लगा, क्योंकि तब तक किंग ने 2 टिंकरबेल जैसी फेरीज को शेयुन के खिदमत में लगा दिया था, और उन 2 फेरीज ने शेयुन को यह बता दिया था कि अब वो किंग का मेट है, साथ में क्वीन भी, और क्वीन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आज उनकी वेडिंग नाइट है, उसे अपने हस्बैंड को किस तरह से प्लीज़ करना है। इधर शेयुन का दिमाग तो ब्लास्ट होने के कगार पे था। इधर किंग का प्रेजेंस महसूस होते ही टिंकरबेल अपने आप गायब हो गई और शेयुन किंग पर टूट पड़ा, उनसे झगड़ा करने लगा। आपसे शादी कौन करना चाहता है? बेहतर होगा आप मुझे खा जाओ। किंग ने कहा, तुम खाने के पीछे क्यों पड़े हो? तो शेयुन ने कहा, ये सबके लिए अच्छा है। देखो, आप मुझे खा जाओगे तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, और आप भी किसी गधी घोड़ी के साथ अपना संसार बसा लोगे, बच्चे पैदा कर लोगे। तब किंग ने उसे टीजिंगली देखते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। इस पर शेयुन लगभग बेहोश ही हो गया और चिल्लाया, आपका साइज देखा है? पर वो अचानक से चुप हो गया, उसके कान लाल हो गए। इस पर किंग ने हंसते हुए कहा, मेट के बीच में तो बहुत कुछ होता होगा ना? तो शेयुन ने कहा, हाँ बहुत कुछ होता है। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए म्यूज़िक सुनाती है, उन्हें चाय पिलाती है, दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं। तो किंग ने कहा, तो चलो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, क्यों ना आज गाना सुना जाए। शेयुन ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, ठीक है, वैसे भी मैं वापस नहीं जा सकता, तो मैं आपको गाना ही सुना देता हूँ। उसका हाथ आदतानुसार अपनी कमर पर गया जहाँ वो बांसुरी रखा करता था। तो किंग ने कहा, क्या हुआ? शेयुन ने कहा, मैं अपनी बांसुरी साथ नहीं लाया। तो किंग ने हवा में हाथ घुमाया और शेयुन के सामने एक जेड की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत बांसुरी आ गई। तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, किंग ने कहा। तो शेयुन ने मुंह फुलाकर कहा, वेडिंग गिफ्ट ये थोड़ी होता है, वो तो ब्राइड तय करती है। इस पर किंग ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? इस पर तो शेयुन ने मुंह फेर लिया। असल में वो बहुत बुरी तरह से शर्मा गया था, लेकिन किंग को फेस नहीं करना चाहता था, तो वो बस मुड़कर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसने एक बहुत ही प्यारी धुन बजाई। किंग तो मंत्रमुग्ध होकर बस उसकी बांसुरी सुनते गए। आज के लिए बस इतना ही। यार, मैं इसे एक पार्ट में ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन शायद इसके 3 पार्ट बनेंगे। तो चलो, कल मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।